वेलकम टू द न्यू लेक्चर दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेस्ट 1000 क्वेश्चंस ऑफ पावर सिस्टम, जिसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट, मैं बोल रहा हूँ सारे ए टू जेड सारे कॉन्सेप्ट मैं कवर करूंगा। बस आप शुरू से लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। मतलब ये नहीं कि इसी वीडियो की बात हम कर रहे हैं, हम 1000 क्वेश्चंस पूरा कंप्लीट करेंगे तो पूरा आपको 1000 क्वेश्चंस देखना है। आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जहां पे जरूरत पड़ेगी कि आपको थ्योरी पढ़ना है तो वहां पे मैं बता दूंगा, क्योंकि पावर सिस्टम ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट कर रखा है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ये मेक श्योर कर लीजिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो। और अगर आपको इसके पीडीएफ नोट्स चाहिए या डबल के किसी भी सब्जेक्ट के पीडीएफ नोट्स चाहिए या प्रैक्टिस सेट्स चाहिए बहुत सारे क्वेश्चंस, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन पावर सिस्टम का क्या है। और ये मत तो सोचिएगा कि मशीन का जो 1000 बेस्ट 1000 क्वेश्चन सीरीज चल रही है वो खत्म हो चुकी है या बंद हो चुकी है। हम अल्टरनेट कर रहे हैं, जैसा कि हमने बात किया था टेलीग्राम पे, एक दिन पावर सिस्टम एक दिन मशीन। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन पावर सिस्टम का क्या दिया गया है। ध्यान से सुनिएगा। इफ द लाइन रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंसेस आर फाउंड टू बी इक्वल, मतलब बोला जा रहा है कि अगर लाइन का रिएक्टेंस लाइन के रेजिस्टेंस के बराबर है, आगे क्या बोला जा रहा है, एंड वोल्टेज रेगुलेशन इज जीरो, और वोल्टेज रेगुलेशन जीरो है, तो पावर फैक्टर क्या होगा। तो अगर आपने मेरा लेक्चर देखा होगा तो आपको मैंने बताया था कि कंडीशन फॉर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होती है, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स x बाई आर। ये मैंने प्रूफ भी करवाया हुआ है आपको थ्योरी क्लासेस में। सो ये होती है कंडीशन फॉर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन। हमें जीरो वोल्टेज रेगुलेशन की कंडीशन भी दी गई है। अब क्या बोला जा रहा है, x इज इक्वल टू आर, तो x और r दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमें क्या मिल रहा है, tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स क्या होता है, 45 डिग्री। हमसे पूछा क्या जा रहा है, ध्यान दीजिए, हमसे पूछा जा रहा है इस कंडीशन पे पावर फैक्टर क्या होगा। तो cos फाई होता है पावर फैक्टर, तो cos 45 दैट इज 1/√2, दैट इज 0.707। अब बात यहाँ पे आप फंस जाओगे आके, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि ये जो पावर फैक्टर हमने निकाला है 0.707, ये लीडिंग होगा या लैगिंग होगा। तो मैंने क्या बताया है, जीरो पावर फैक्टर हमेशा लीडिंग पावर फैक्टर पे आपको मिलेगा, कभी भी लैगिंग पावर फैक्टर पे जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो जीरो नहीं होगा। तो 0.707 लीडिंग पावर फैक्टर विल बी द राइट आंसर। समझ में आया कैसे सॉल्व करना है इसे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन बच्चा लोग क्या दिया गया है, ध्यान से पढ़ेगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। ये देखिए कि डेटा क्या क्या दिया गया है। एक 3 फेज ओवर हेड ट्रांसमिशन लाइन है जो कि 5 मेगावाट का जो पावर है वो डिलीवर करती है। 5 मेगावाट का पावर डिलीवर करती है, यानी कि ये जो 5 मेगावाट है ये कहाँ का पावर है, रिसीविंग एंड या सेंडिंग एंड का। ये रिसीविंग एंड का पावर है एट 22 किलो वोल्ट। ये जो 22 किलो वोल्ट है वो रिसीविंग एंड का पावर है एट 0.8 लीडिंग पावर फैक्टर। रेजिस्टेंस हमें कितना दिया गया है, 4 ओम, और रिएक्टेंस हमें कितना दिया गया है, 6 ओम। करेक्ट। आपसे पूछा जा रहा है डिटरमाइन द सेंडिंग एंड वोल्टेज, यानी कि हमें Vs की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे Vs की वैल्यू, जब आपने शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन या ट्रांसमिशन लाइन मैंने आपको पढ़ाया था पावर सिस्टम में, प्लेलिस्ट पढ़ी होगी, तो वहां पे मैंने एक फॉर्मूला डिराइव कराया था सेंडिंग एंड वोल्टेज का। सेंडिंग एंड वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, सेंडिंग एंड वोल्टेज Vs इज इक्वल टू Vr प्लस IR cos phi r प्लस IX sin phi r।
आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ वैल्यूज पुट कर देनी है। और मैंने क्या बताया है, ये फॉर्मूला फेज में होता है। तो रिसीविंग एंड वोल्टेज हमें दिया गया है 22 केवी। बाय डिफॉल्ट किसी भी क्वेश्चन का जो वोल्टेज है वो लाइन में होता है, अगर मेंशन नहीं है कि ये फेज में है। तो 22 केवी वी आर हमें दिया गया है लाइन में, तो फेज में कितना हो जाएगा, 22 केवी डिवाइडेड बाई √3। तो वी आर हमें मिल जाएगा 22 केवी डिवाइडेड बाई √3। ये अप्रोक्सीमेटली आपका आ जाएगा 12,702 वोल्ट। तो वी आर तो हमने निकाल लिया। वी एस इज इक्वल टू, वी आर हमने कितना निकाल लिया, 12,702। प्लस हमें निकालना है आई। यहां पे आई करंट क्या है, लाइन करंट है। हमें पावर कितना गिवन है, 5 मेगावाट, और हमें लाइन करंट चाहिए। क्या क्या आप सोच रहे हो, क्या इक्वेशन लग सकता है? आपको पता है पावर क्या होता है, डायरेक्टली थ्री फेज पावर का फॉर्मूला हमने पढ़ा है ना, पावर इज इक्वल टू √3 VL IL cos फाइव। तो यहाँ पे IL की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज लाइन करंट की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी। सो IL इज इक्वल टू पावर अपॉन √3 VL cos फाइव। सो पावर डिवाइडेड बाई √3, पावर हमें दिया गया है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, पावर हमें दिया गया है कितना, 5 मेगावाट का। सो 5 इंटू 10⁻⁶। लाइन वोल्टेज हमें गिवन है कितना, 22 केवी। सो 22 इंटू 10⁻³ इंटू कॉस फाइव हमें कितना दिया गया है, 0.8। तो यहां से आप आई निकाल लोगे। रेजिस्टेंस आपको कितना दिया गया है, 4 ओम। कॉस फाई आर हमें दिया गया है 0.8। करंट आपको पता है, रिएक्टेंस एक्स की वैल्यू कितनी दी गई है, 6 ओम। साइन फाई आर, अगर कॉस फाई आर 0.8 है तो साइन फाई आर हो जाएगा 0.6। तो सारी वैल्यूज पुट करने के बाद, यहाँ पे आप सारी वैल्यूज को पुट करना, और सेंडिंग एंड वोल्टेज आपका आ जाएगा 13.817.2 वोल्ट। ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। ये सिर्फ आप कैलकुलेशन कर सकते हो, जो भी कोर कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको दे दिया है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि फ्रॉम द अबव क्वेश्चन डिटरमाइन द परसेंट वोल्टेज रेगुलेशन। ऊपर जो क्वेश्चन दिया गया है या ऊपर जो डेटा हमें दिया गया है उसकी हेल्प से हमें परसेंट वोल्टेज रेगुलेशन निकालना है। तो हम जानते हैं परसेंट वोल्टेज रेगुलेशन कितना होता है, परसेंट वोल्टेज रेगुलेशन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सेंडिंग एंड वोल्टेज माइनस रिसीविंग एंड वोल्टेज अपॉन क्या होता है, रिसीविंग एंड वोल्टेज इनटू 100। तो यहाँ पे एक मिस्टेक आप लोग करते हो कि जब आपने सेंडिंग एंड को लाइन वोल्टेज लिया है तो रिसीविंग एंड को भी लाइन वोल्टेज लेना पड़ेगा। अगर आपने सेंडिंग एंड वोल्टेज को फेज वोल्टेज लिया है तो रिसीविंग एंड वाले को भी फेज में लेना पड़ेगा, यानी कि एक लाइन एक फेज ऐसा नहीं हो सकता। तो चलिए हम ले लेते हैं दोनों का लाइन वोल्टेज। तो सेंडिंग एंड वोल्टेज हमने फेज में निकाला है या लाइन में निकाला है, देखिए सेंडिंग एंड वोल्टेज जो हमने निकाला है वो फेज में निकाला है। तो जब हम इसे लाइन में कन्वर्ट करेंगे तो √3 टाइम्स ऑफ 13,817.2 वोल्ट हो जाएगा, करेक्ट। तो सेंडिंग एंड वोल्टेज इन लाइन हमें कितना मिलेगा, 23.932 वोल्ट। अब Vs हमें मिल चुका है 23.932 वोल्ट, 23.932 वोल्ट। रिसीविंग एंड वोल्टेज तो ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दिया गया है, और क्वेश्चन में जो भी वोल्टेज दिया गया होता है वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, लाइन। तो लाइन तो हमें पहले से पता है 22 केवी डिवाइडेड बाई 22 केवी इंटू 100। तो यहां से परसेंट वोल्टेज रेगुलेशन हमारा निकल के आ जाएगा 8.78%, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका आपको पता चल गया। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया
कोई भी क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं सर मुझे यहाँ समझ में नहीं आया, मैं तुरंत एक डाउट सेशन बना दूंगा, उसमें आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो एक प्लेलिस्ट अलग से हमारी हो जाएगी डाउट सेशन वाली, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक 400 केवी जिसका टाइम पीरियड है 400 केवी का वोल्टेज है जिसका टाइम पीरियड है 2 माइक्रोसेकेंड, रेक्टेंगुलर सर्ज है जो कि ट्रांसमिशन लाइन से फ्लो हो रही है और ट्रांसमिशन लाइन का सर्ज इंपेडेंस दिया गया है 350 ओम। अब आगे क्या बोला जा रहा है कि इट अप्रोचेस अ जनरेटिंग स्टेशन विथ अ कैपेसिटेंस ऑफ 3000 पिकोफैरेड। अब वो एक जनरेटिंग स्टेशन पे जाती है जिसका कैपेसिटेंस 3000 पिकोफैरेड है, तो वोल्टेज कितना ट्रांसमिट होगा, ट्रांसमिटेड वोल्टेज कितना होगा। तो फिगर क्या बोला जा रहा है, फिगर के अकॉर्डिंग ये हमारी एक ट्रांसमिशन लाइन है जिसका सर्ज इंपेडेंस दिया गया है 350 ओम। आगे क्या बोला जा रहा है कि ये एक कैपेसिटेंस के साथ टर्मिनेट हो रही है, कैपेसिटेंस के साथ टर्मिनेट हो रही है जिसकी वैल्यू है 3000 पिकोफैरेड। तो 3000 पिकोफैरेड को हम 3 इंटू 10⁻⁻⁹ फैरेड लिख सकते हैं। तो आपसे बोला जा रहा है कि एक 400 केवी की वोल्टेज सर्ज है रेक्टेंगुलर फॉर्म में, वो यहां से ट्रेवल कर रही है। तो इस पर्टिकुलर नोड से कितना वोल्टेज ट्रांसफर होगा। तो अगर कैपेसिटेंस आ गया है बीच में तो उसका फॉर्मूला मैंने क्या करवाया है, याद करिए। ट्रांसमिटेड वोल्टेज इज इक्वल टू 2 इंटू इनपुट वोल्टेज यानी कि 400 किलो वोल्ट वी आई कर लीजिएगा 1 माइनस ए टू द पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई सी जेड सी। ये फॉर्मूला होता है ट्रांसमिटेड वोल्टेज का। तो 2 इंटू इनपुट वोल्टेज हमारा कितना आ रहा है 400 केवी का है, तो 400 इंटू 10⁻³ 1 माइनस e टू द पावर टाइम पीरियड t कितना दिया गया है 2 माइक्रोसेकेंड का, सो 2 इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाई कैपेसिटेंस c कितना दिया गया है 3 इंटू 10⁻⁹ इंटू ZC हमें कितना दिया गया है 350 ओम यानी कि कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन यानी कि 350 ओम। तो जब यहां से आप ट्रांसमिटेड वोल्टेज कैलकुलेट करोगे तो आपको अप्रोक्सीमेटली मिल जाएगा 681 केवी। आसान था। अगर इस कैपेसिटेंस की जगह वोल्टेज रेजिस्टेंस होता तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता, बट कैपेसिटेंस है तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसका फॉर्मूला मैंने डायरेक्टली बता दिया, ये मैंने डिराइव भी करवाया अपनी क्लासेस में कि अगर कैपेसिटेंस पे पास करना हो वोल्टेज को तो ये फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा, दैट इज 2 इनपुट वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन कैपेसिटेंस मल्टीप्लाइड बाई कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस या सर्ज इंपीडेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन ZC जो कि इस केस में कितना है 350। सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया गया है, अ ट्रेवलिंग वेव विथ एन इंसिडेंट वोल्टेज I travels through an overhead transmission line of surge impedance 400 ohm, right, enters a cable of impedance 40 ohm, what is the current entering the cable। बोला क्या जा रहा है, ये आपकी कोई ट्रांसमिशन लाइन है जिसका सर्ज इंपीडेंस आपको दिया गया है 400 ओम और ये टर्मिनेट हो रही है एक केबल से, और इस केबल का ये देख लीजिए ये ट्रांसमिशन लाइन है और ये है केबल। केबल का सर्ज इंपीडेंस है 40 ओम। क्या बोला जा रहा है, एक वोल्टेज वेव है, अ वोल्टेज वेव विथ इंसिडेंट वोल्टेज I या
ये इंसिडेंट वोल्टेज ना होके इंसिडेंट करंट कर लीजिएगा इसे। आई करंट यहां से फ्लो हो रही है, तो कितनी करंट इस केबल में ट्रांसफर होगी, ट्रांसमिशन लाइन से फ्लो होते हुए इस आई का कितना पार्ट इस केबल में ट्रांसफर होगा, यानी कि ट्रांसमिटेड करंट। तो ट्रांसमिटेड करंट का फॉर्मूला क्या डिराइव किया है हमने, ट्रांसमिटेड करंट का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स ऑफ ये जो इनपुट इंपीडेंस है यानी कि इंसिडेंट करंट दैट इज आई मल्टीप्लाइड बाय ट्रांसमिशन लाइन का इंपीडेंस 400 डिवाइडेड बाय ट्रांसमिशन लाइन प्लस केबल का इंपीडेंस 400 प्लस 40। तो हमें कितना मिल जाएगा, 2 इंटू 400 आई डिवाइडेड बाई 440। तो यहां से हमें मिल जाएगा ये मिल जाएगा हमें 20/11 20/11 आई। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। करेक्ट है, समझ में आ रहा है। अगर मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कैसे किया जा सकता है, अगर यहाँ पे करंट की जगह वोल्टेज वेव दे दिया गया होता तो क्या होता, आई के साथ जो आपने ट्रांसमिशन लाइन का इंपीडेंस मल्टीप्लाई किया है, आप केबल का इंपीडेंस मल्टीप्लाई करते हैं वोल्टेज के केस में, बट करंट के केस में पहले ट्रांसमिशन लाइन का जो सर्ज इंपीडेंस है वो मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आप कर लोगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोला जा रहा है कि इफ Vs इज इक्वल टू Vr इज इक्वल टू 66 kV, अगर सेंडिंग एंड वोल्टेज रिसीविंग एंड वोल्टेज के बराबर है दैट इज 66 kV किसी भी 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन का, और उसका रिएक्टेंस हमें दिया गया है 11 ओम पर फेज, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन पर फेज क्या होगा। तो हम जानते हैं पावर ट्रांसमिशन एट रिसीविंग एंड क्या होता है, सेंडिंग एंड वोल्टेज का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय रिसीविंग एंड वोल्टेज का मैग्नीट्यूड अपॉन रिएक्टेंस साइन डेल्टा। हमें क्या पूछा जा रहा है, मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन के लिए साइन डेल्टा का हो जाना होगा 1। सो पी मैक्स हमें कितना मिल जाएगा, वी एस वी आर अपॉन एक्स। वी एस हमें दिया गया है 66 केवी और वी आर भी दिया गया है 66 केवी। तो 66 इंटू 66 एक्स हमें दिया गया है 11। सो 11 इंटू 6 हमें कितना मिल गया, 396 मेगावाट। 396 मेगावाट। तो क्या हमारा आंसर ये सही है, बिल्कुल भी गलत है, आंसर बिल्कुल भी सही नहीं है। हमें ये जो मैक्सिमम पावर दिया गया है 396 मेगावाट, ये तीनों फेज के लिए है, बट हमसे पूछा क्या जा रहा है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर पर फेज। तो पर फेज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर पर फेज के लिए हमें करना पड़ेगा 396 डिवाइडेड बाई 3। तो यहां से हमारा मिल जाएगा 132 मेगावाट। ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है दोस्तों, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। एक 400 केवी की ट्रांसमिशन लाइन है जिसकी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी है P, यानी कि ये ट्रांसमिशन लाइन मैक्सिमम कितना पावर ट्रांसफर कर सकता है, P। अगर हम इसे इफ इट इज ऑपरेटेड एट 800 केवी विथ अ सीरीज रिएक्टेंस अनचेंज, अगर इसी ट्रांसमिशन लाइन को हम, ये क्या है 400 केवी की ट्रांसमिशन लाइन है ना, तो जब ये 400 केवी की ट्रांसमिशन लाइन थी, यानी कि जब हम इसको 400 केवी पे ऑपरेट कर रहे थे, तो ये कितना मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कर पा रही थी, P। बट इसी ट्रांसमिशन लाइन पे अगर हम 800 केवी का वोल्टेज ट्रांसफर करें और सीरीज रिएक्टेंस सेम रखें पहले के जितना, तो मैक्सिमम पावर कैपेसिटी विल अप्रॉक्स बिकम, तो मैक्सिमम पावर कैपेसिटी
कितनी चेंज हो जाएगी। तो आपको पता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज का स्क्वायर इफ एक्स इज कांस्टेंट। ये फॉर्मूला आया कहां से, देखिए ये तो आप सभी ने पढ़ा होगा, P इज इक्वल टू EV अपॉन एक्स साइन डेल्टा। अगर हमें मैक्सिमम चाहिए तो साइन डेल्टा को 1 कर दीजिए, तो P मैक्स हमें कितना मिल जाएगा, EV अपॉन एक्स। क्या बोला जा रहा है, सीरीज रिएक्टेंस अनचेंज, एक्स को अनचेंज रखा हुआ है हमने, तो एक्स क्या हो गया, कांस्टेंट। और पावर को हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस 0 दिया गया है, मतलब कोई भी बीच में ड्रॉप नहीं हो रहा है, तो E इज इक्वल टू V, सो मैक्सिमम पावर इज इक्वल टू वोल्टेज का स्क्वायर, सो मैक्सिमम पावर 1 डिवाइडेड बाई मैक्सिमम पावर 2 इज इक्वल टू V1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई V2 का स्क्वायर। सो मैक्सिमम पावर है P पहले केस में, दूसरे केस में हमें निकालना है। पहले वोल्टेज हम दे रहे थे 400 केवी, दोबारा हमने दिया 800 केवी, इसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2, 2 2 जा 4, सो PM2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ P। मतलब पहले अगर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी P थी, तो 800 वोल्ट 800 केवी के लिए जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी है वो क्या है, 4 गुना बढ़ चुकी है, 4P हो चुकी है, करेक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कोरोना से रिलेटेड है, इसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत अच्छा और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। बोला क्या जा रहा है कि एक 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन है जिसका जो कंडक्टर का रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर है और कंडक्टर्स के बीच की जो दूरी है वो 4 मीटर है। एयर की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो 30 केवी पर सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है लाइन वोल्टेज फॉर कमेंसिंग ऑफ कोरोना। कमेंसिंग ऑफ कोरोना का मतलब क्या होता है, आपको वो लाइन वोल्टेज बताना है जब कोरोना स्टार्ट होगा। तो लाइन वोल्टेज एट विच कोरोना इनिशिएट, या वोल्टेज एट विच कोरोना इनिशिएट या कोरोना कमेंस, क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, G0 R ln dy r, ये फॉर्मूला होता है। इस पर्टिकुलर वोल्टेज पे हमारा जो कोरोना है वो कमेंस होगा। यहाँ पे G0 क्या है, G0 है, G0 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर डिवाइडेड बाई 2, तो 30 केवी पर सेंटीमीटर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर। अगर हम इसको √2 से डिवाइड कर दें तो हमें मिल जाएगा G0 इज इक्वल टू 21.21 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर। ये होती है आरएमएस वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर। ये मैक्सिमम वैल्यू है 30 केवी, तो हमने इसको आरएमएस में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि फॉर्मूले में हमें आरएमएस पुट करना है, तो वैल्यू पुट करते हैं। G0 हमें दे दिया गया है कितना, हमने निकाला है 21.21 करेक्ट, मल्टीप्लाइड बाई R क्या है, रेडियस ऑफ कंडक्टर 1 सेंटीमीटर, 1 ln डायामीटर क्या दिया गया है 4 मीटर, तो मीटर को हमें किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में, तो 4 मीटर यानी कि 400 सेंटीमीटर और रेडियस 1 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, लाइन वोल्टेज। ध्यान से देखिए, द लाइन वोल्टेज फॉर कमेंसमेंट ऑफ कोरोना, ये क्या है, फेज वोल्टेज। तो यहाँ पे अगर हम लाइन वोल्टेज फॉर कमेंसमेंट ऑफ कोरोना कर दें तो चेंज क्या आएगा बताइए, √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा 220 केवी, यानी कि 220 केवी पे कोरोना इनिशिएट होगा, कमेंस होगा।
करेक्ट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए इस क्वेश्चन में कैसे इसने आपको घुमाया है। क्या बोला जा रहा है, एक थ्री फेज इक्विलेटरल ट्रांसमिशन लाइन है। इक्विलेटरल ट्रांसमिशन लाइन का मतलब क्या होता है, ट्रांसमिशन लाइन के हर कंडक्टर के बीच में बराबर दूरी है। बोला जा रहा है कि इस ट्रांसमिशन लाइन का टोटल कोरोना लॉस है 53 किलोवाट का 106 केवी पे, और 110.9 यानी कि 110.9 केवी पे कोरोना लॉस कितना बढ़ जाता है, 98 के किलोवाट। तो आपको बताना है क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज बिटवीन द लाइंस, लाइंस के बीच का क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे कैसे इसने आपको घुमाया है, क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज यहाँ पे पूछा गया है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, द वोल्टेज फॉर कमेंसमेंट ऑफ कोरोना, यानी कि वो वोल्टेज जिसपे कोरोना शुरू होगा, इनिशिएट होगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज। क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज का मतलब क्या होता है, वो वोल्टेज जिसपे कोरोना शुरू होगा। तो दोनों एक ही चीज है, कमेंसमेंट वोल्टेज या क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज। तो देखिए कोरोना लॉस का अगर हम पीसी से रिप्रेजेंट करते हैं कोरोना लॉस को, कोरोना लॉस को अगर हम पीसी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपने अगर मेरी थ्योरी क्लास देखी होगी तो ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फेज वोल्टेज माइनस क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज या कमेंसमेंट ऑफ वोल्टेज, द वोल्टेज एट विच कोरोना कमेंस, उसको रिप्रेजेंट करते हैं वीडीओ से। क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज जो होता है इसे हम वीडीओ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोरोना लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फेज वोल्टेज माइनस क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज के स्क्वायर से। तो चलिए हम इसको रेशियो के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा, पहले कोरोना लॉस है हमारा 53 किलोवाट, दोबारा कोरोना लॉस हो गया है 98 किलोवाट, इज इक्वल टू फेज वोल्टेज 1। तो मैंने आपको क्या बताया क्वेश्चन में, बाय डिफॉल्ट हमें क्या गिवन होता है, लाइन वोल्टेज। तो 53 किलोवाट कोरोना लॉस के लिए वोल्टेज कितना है, 106 केवी। मतलब V फेज 1 वोल्टेज कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं पहले, V फेज 1 माइनस VDO डिवाइडेड बाई V फेज 2 माइनस VDO का स्क्वायर। V फेज 1 क्या आ जाएगा, 106 केवी डिवाइडेड बाई √3, 106 लाइन वोल्टेज है, इसको हमने फेज में कन्वर्ट किया है। तो हमें कितना मिल जाएगा, 61.2 केवी। दूसरा वोल्टेज को फेज में कन्वर्ट कर लेते हैं, कितना दिया गया है, 110.9 केवी डिवाइडेड बाई √3। तो ये आपको मिल जाएगा लगभग 64 केवी के अप्रॉक्स। वैल्यू पुट कर दीजिए, 53 डिवाइडेड बाई 98 इज इक्वल टू फेज वोल्टेज 1 है 61 माइनस 2 केवी माइनस VDO, फेज वोल्टेज 2 हमने निकाला है 64 केवी माइनस VDO का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए एक ही टर्म है जो आपको पता नहीं है, VDO यानी कि क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज। तो यहाँ से आप VDO आप कैलकुलेट कर सकते हो, VDO आपको मिल जाएगा 53.5 केवी के अप्रॉक्स। ये आपका हो जाएगा क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज। इसका डेरिवेशन मैंने कराया हुआ है, राइट। इसका जो प्रॉपर कोरोना की मैंने क्लास ली हुई है, अगर आप पावर सिस्टम वाले लेक्चर में जाते हो तो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन से कोरोना के आपके सारे क्वेश्चंस, सारा जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। यहां पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, डिटरमाइन द कोरोना लॉस। कोरोना लॉस आपसे पूछा जा रहा है, थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन जिसकी लेंथ है 200 किलोमीटर, कंडक्टर का डायामीटर है 1 सेंटीमीटर और कंडक्टर के बीच की जो दूरी है वो दी गई है 2.5 सेंटीमीटर।
एयर का टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, एल्टीट्यूड यानी कि जमीन से कंडक्टर की जो ऊंचाई है वो है 2440 मीटर, बायोमेट्रिक प्रेशर है 73.15 सेंटीमीटर, ऑपरेटिंग वोल्टेज है 110 केवी एंड 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी सरफेस इरेगुलरिटी फैक्टर है जिसको हम एम नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ये दिया गया है 0.86। तो आपको कोरोना लॉस बताना है। तो देखिए कोरोना लॉस का प्रॉपर फॉर्मूला मैंने आपको करवाया है थ्योरी क्लास में, राइट? ये मत बोलिएगा कि मैंने नहीं करवाया। 244 डिवाइडेड बाई डेल्टा फ्रीक्वेंसी प्लस 25 अंडर रूट आर रेडियस अपॉन डी डायामीटर या डिस्टेंस सॉरी, फेज वोल्टेज माइनस क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज का स्क्वायर। देखिए ये कोरोना लॉस आ गया, फेज वोल्टेज माइनस क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज का स्क्वायर यहीं से आया था, मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻5 किलोवाट पर फेज पर किलोमीटर। तो हमें चाहिए क्या क्या? डेल्टा चाहिए। डेल्टा क्या होता है? डेंसिटी करेक्शन फैक्टर यानी कि एयर डेंसिटी। डेल्टा ये होता है डेंसिटी करेक्शन फैक्टर या एयर की डेंसिटी। डेल्टा हमें नहीं पता, पर डेल्टा का फॉर्मूला हमें पता है 3.92 H डिवाइडेड बाई 273 प्लस टी। तो डेल्टा इज इक्वल टू 3.92 इंटू हाइट हमें दी गई है, सॉरी एच क्या है? बायोमेट्रिक प्रेशर। बायोमेट्रिक प्रेशर हमें कितना दिया गया है? 73.15। 73.15 273 प्लस टी, टेम्परेचर हमें दिया गया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डेल्टा यहां से हमें मिल जाएगा कितना? 0.9558। करेक्ट। क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज वी डी नॉट भी हमें नहीं पता, और वी डी नॉट हमने ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है। इससे पहले के पहले वाले क्वेश्चन में जाइए, वोल्टेज कमेंसिंग फैक्टर जो कि होता है क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज जिसे रिप्रेजेंट करते हैं वी डी नॉट से, उसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? जी नॉट आर एल एन डी बाई आर, ये फॉर्मूला बताया था। बट ये फॉर्मूला तब वैलिड है जब हमें एम नॉट यानी कि इरेगुलरिटी फैक्टर नहीं दिया गया हो, राइट? इरेगुलरिटी फैक्टर और डेंसिटी करेक्शन फैक्टर ना दिया गया हो। अगर ये दोनों दिया गया हो तो आप इसमें क्या करोगे? डेल्टा और एम नॉट का मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तो आपको प्रॉपर क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज मिल जाएगा। अगर नहीं दिया गया है तो सिर्फ इस फॉर्मूले से काम चला लीजिए। तो जी नॉट क्या होता है बताइए? जी नॉट होता है आरएमएस वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर। सो 21.21 केवी इनटू हमें एम नॉट कितना दिया गया है? 0.86, रेडियस कितना दिया गया है? 1 सेंटीमीटर। सो सॉरी डायमीटर दिया गया है 1 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 0.5 इनटू डेल्टा हमने कितना निकाला? 0.9558 एल डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर 2.5 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। 250 डिवाइडेड बाई सॉरी सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 0.5, करेक्ट। ये 2.5 सेंटीमीटर नहीं होगा, इसे मीटर कर लीजिएगा, मीटर। तो यहां से हमें क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज मिल जाएगा कितना? 54.148 केवी पर सेंटीमीटर पर आरएमएस। तो अब इसमें रख के, इस फॉर्मूले में रख के सब कुछ आप निकाल सकते हो, आपको सब कुछ पता है। तो आप कमेंट करिएगा आपका आंसर कितना आ रहा है। तो इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से आप कोरोना के कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हो, इसीलिए मैंने ये दिया है, राइट? इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए कोरोना लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी प्लस 25, एक ये रिलेशन काम आता है आपको। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है?
द कोरोना लॉस इन अ 50 हर्ट्ज सिस्टम इज 0.3। मतलब जब फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तब कोरोना लॉस है 0.3। अगर हमने फ्रीक्वेंसी को बढ़ा के 60 हर्ट्ज कर दिया तब कोरोना लॉस कितना होगा? तो मैंने बताया था कोरोना लॉस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी प्लस 25। तो कोरोना लॉस 1 अपॉन कोरोना लॉस 2 इज इक्वल टू F1 प्लस 25 डिवाइड बाई F2 प्लस 25। तो कोरोना लॉस 1 हमें दिया गया है 0.3, कोरोना लॉस 2 हमें निकालना है। पहली फ्रीक्वेंसी है 50 प्लस 25, दूसरी फ्रीक्वेंसी है 60 प्लस 25। तो जब आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो हमें कोरोना लॉस मिल जाएगा 0.34 और यूनिट क्या होती है, किलोवाट पर फेज पर किलोमीटर। तो 0.34 आपका आ जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केबल से रिलेटेड। बोला जा रहा है कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस किसी भी सिंगल कोर केबल का अगर 160 मेगा ओम पर किलोमीटर है तो 4 किलोमीटर के लिए इंसुलेशन रेजिस्टेंस कितना होगा? तो ध्यान से देखिएगा 160 मेगा ओम पर किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो 160 मेगा ओम है। तो 4 किलोमीटर के लिए कितना होगा? तो नॉर्मली हमने क्या पढ़ा है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। बट केबल के केस में उल्टा होता है। केबल मैंने पूरा पढ़ाया है, आप वहां जाके देख सकते हो कि केबल के केस में रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1। रेजिस्टेंस 1 दिया गया है 160 मेगा ओम, रेजिस्टेंस 2 हमें निकालना है। लेंथ हमें पहली दी गई है 1 किलोमीटर, दूसरी दी गई है 4 किलोमीटर, तो ये आ जाएगा 40। तो R2 हमें मिल जाएगा 40 मेगा ओम। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला जा रहा है कि द लॉस एंगल ऑफ अ केबल इज डेल्टा। अगर किसी भी केबल का जो लॉस एंगल है वो डेल्टा है तो पावर फैक्टर कितना होगा? तो देखिए इसको मैं बहुत आसानी से आपको समझा देता हूं। इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा क्या, फेजर डायग्राम। तो सबसे पहले वोल्टेज को रेफरेंस ले लेते हैं। अब दो तरह की करंट केबल में फ्लो होती है, एक तो रेजिस्टिव करंट, दूसरी कैपेसिटिव करंट। तो जो कैपेसिटिव करंट है वो क्या होती है, 90 डिग्री विथ रेस्पेक्ट टू वोल्टेज। कैपेसिटर की वजह से जो करंट होगी वो 90 डिग्री लीड करेगी। वहीं रेजिस्टिव करंट जो है वो वोल्टेज के साथ क्या होगी, फेज में। तो इनका रिजल्टेंट क्या बन जाएगा, टोटल करंट। टोटल करंट और पावर फैक्टर एंगल दैट इज फाई, आपको पता है किसके किसके बीच में बनता है, टोटल वोल्टेज और टोटल करंट के बीच में। तो ये जो एंगल है ये बनेगा पावर फैक्टर एंगल और ये वाला एंगल कहलाता है डेल्टा। इसी को बोलते हैं लॉस एंगल। डेल्टा को ही बोला जाता है लॉस एंगल। लॉस एंगल क्यों बोला जाता है, क्योंकि इस चार्जिंग करंट की वजह से जो हमें लॉस देखने को मिलता है, ये तो है तो एक करंट जिसकी वजह से आई स्क्वायर आर लॉस देखने को मिलेगा, करेक्ट। तो डेल्टा की वजह से जो चार्जिंग करंट है वो हमें मिल रही है और उसकी वजह से जो लॉस देखने को मिल रहा है, इसीलिए हम इस डेल्टा को बोलते हैं लॉस एंगल। तो अब मुझे बताइए फाई की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं। ये जो फाई है, हमें पावर फैक्टर पूछा जा रहा है, तो फाई हम लिख सकते हैं क्या, फाई इज इक्वल टू टोटल 90 में से डेल्टा घटा दें, 90 माइनस डेल्टा। पावर फैक्टर क्या होता है, कॉस फाई। फाई क्या दिया गया है, 90 माइनस डेल्टा। तो cos 90 माइनस डेल्टा क्या हो जाएगा, साइन डेल्टा। तो पावर फैक्टर कभी भी cos डेल्टा लगा के मत चले आइएगा, पावर फैक्टर होता है साइन डेल्टा। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको मिलने वाला है, तो ध्यान दीजिएगा। क्या बोला जा रहा है कि एक सिंगल कोर केबल है जिसकी लेंथ है 1 किलोमीटर, कोर का डायमीटर है 0.5 सेंटीमीटर और डायमीटर अंदर शीथ को भी अगर हम मिला दें तो टोटल डायमीटर होता है 2 सेंटीमीटर। रिलेटिव परमिटिविटी है 3.5, पावर फैक्टर ऑन ओपन सर्किट 0.05, सप्लाई वोल्टेज है 11 केवी, 50 हर्ट्ज। तो आपको बताना है कैपेसिटेंस ऑफ द केबल। ये 14th क्वेश्चन है। तो कैपेसिटेंस ऑफ केबल का फॉर्मूला हमने क्या डिराइव किया है? 0.024 एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाई लॉग आर बाई आर। तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 0.024, रिलेटिव परमिटिविटी हमें दी गई है 3.5 डिवाइडेड बाई लॉग आर की वैल्यू हमें दी गई है, कैपिटल आर की वैल्यू दी गई है 2 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 0.02 मीटर। स्मॉल आर यानी कि कोर का डायामीटर हमें दिया गया है 0.5। तो अगर हम ये कोर का एक्चुअली रेडियस दिया गया है, ये रेडियस दिया गया है, कोर का रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर। तो अगर हमें इसे मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा? 0.005 इंटू 10⁻⁶ कर लीजिएगा। करेक्ट। तो हमें ये मिल जाएगा कैपेसिटेंस 0.1395 माइक्रो फैरेड। करेक्ट, ये फॉर्मूले में ही होता है माइक्रो फैरेड। समझ में आ गया? तो कैपेसिटेंस हमने निकाल लिया। अब आपको निकालना है चार्जिंग करंट पर कंडक्टर। तो चार्जिंग करंट का फॉर्मूला क्या होता है? चार्जिंग करंट। अगर आपको ये सब नहीं समझ में आ रहा है कि ये फॉर्मूले ये सारी चीजें कहाँ से आई, तो आप हमारा लेक्चर देख सकते हो। पावर सिस्टम मैंने बहुत डिटेल में और बहुत सिंपल तरीके से पढ़ाया है। चार्जिंग करंट का फॉर्मूला होता है ओमेगा सी वी। ओमेगा होता है 2 पाई एफ सी वी। सो 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी हमें 50 हर्ट्ज दी गई है। कैपेसिटेंस हमने कितना निकाला? 0.1395 माइक्रोफैरेड यानी कि 10⁻⁻⁶ इंटू वोल्टेज। वोल्टेज हमें दिया गया है 11 केवी। तो 11 केवी बाय डिफॉल्ट हमारा लाइन में है, हमें फेज में चाहिए। सो 11 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई √3। तो हमें कितना मिल गया? चार्जिंग करंट मिल गया 0.278 एम्पियर। करेक्ट। तीसरा क्या बोला जा रहा है? डिटरमाइन द डाइइलेक्ट्रिक लॉस। तो डाइइलेक्ट्रिक लॉस क्या होता है? ये मैंने पढ़ाया हुआ है, बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। डाइइलेक्ट्रिक लॉस का जो फॉर्मूला है वो होता है ओमेगा सी वी स्क्वायर टेन डेल्टा। करेक्ट। तो कभी कभी ये रिलेशन भी पूछ लेता है कि डायरेक्ट्रिक लॉस क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेन डेल्टा। टेन डेल्टा को क्या बोलते हैं? लॉस टेंजेंट। ये सारी चीजें मैंने थ्योरी में पढ़ाई हुई हैं। ये होता है लॉस टेंजेंट। चलिए, ओमेगा क्या होता है? 2 पाई एफ, फ्रीक्वेंसी है 50, कैपेसिटेंस हमने अभी निकाला कितना? 0.1395 इंटू 10⁻⁻⁶ का स्क्वायर। नहीं, कैपेसिटेंस है, वोल्टेज का स्क्वायर है। तो 11 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई √3। फेज में चाहिए, क्वेश्चन में लाइन में होता है, डिवाइडेड बाई √3 का स्क्वायर। टेन डेल्टा मल्टीप्लाइड बाई टेन डेल्टा। तो डेल्टा हम कैसे निकालेंगे? डेल्टा मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू क्या था? 90 माइनस 5। तो 90 माइनस 5 की वैल्यू क्या दी गई है क्वेश्चन में? 5 हमें दिया गया है 0.05, राइट। cos 5 हमें दिया गया है 0.05। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से। ओपन सर्किट पावर फैक्टर है 0.05।
यानी कि cos फाई हमें दिया गया है 0.05। तो यहां से फाई की वैल्यू जब आप निकालोगे तो आपको मिल जाएगा 87.134। तो 90 माइनस 87.134, डेल्टा यहां से हमें मिल जाएगा 2.866। तो tan डेल्टा क्या हो जाएगा, tan 2.866। तो डाइलेक्ट्रिक लॉस कितना आ जाएगा, हमें मिल जाएगा 88.6 वॉट समथिंग। ये आ जाएगा आपका डाइलेक्ट्रिक लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 17th क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट इंसुलेशन रेजिस्टेंस। तो देखिए डाइलेक्ट्रिक लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक लॉस होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। नॉर्मली पावर लॉस का फॉर्मूला आप क्या लिखते हो, पावर लॉस का यही तो फॉर्मूला आप लिखते हो, या तो आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाई आर। तो हमने वी स्क्वायर बाई आर लिया है। तो डाइलेक्ट्रिक लॉस क्या है, एक तरह का पावर लॉस है। तो डाइलेक्ट्रिक लॉस क्या हो गया, वोल्टेज स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। और ये जो डाइलेक्ट्रिक लॉस है वो मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है, डाइलेक्ट्रिक लॉस किसके क्रॉस होता है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस के। तो ये रेजिस्टेंस क्या है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस। सो आर इंसुलेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन डाइलेक्ट्रिक लॉस। तो वोल्टेज हमें दिया गया है 11 केवी, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो लाइन में है, यहाँ हमें फेज में चाहिए। तो 11 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई √3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक लॉस हमने कितना निकाला, 88.6। तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस गाइस कितना मिल गया हमें, 0.456 मेगा ओम, राइट। तो ये क्वेश्चंस आज के लिए इतने ही थे। हमने कितने क्वेश्चन कवर कर लिए पावर सिस्टम में, हमने 17 क्वेश्चन कवर कर लिया। अभी हमें 1000 करना है और बहुत सारे क्वेश्चन है गाइज मेरे पास, तो हम साथ में कंप्लीट करते जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी आपको असाइनमेंट दिया जाए प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए। तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।